Start with class 12th, exercise 13.3 base theorem. One of the most important topic, one of the easiest topic, सबसे easiest topic है. और इसको बेसिकली हम क्लासिफाई करेंगे तीन लेवल पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. अभी लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 3 क्या होता है, ये मैं बिल्कुल आपको बाद में बताऊंगा. पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ना है. अगर हम वेटेज की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा ये हायर वेटेज पे रहता है, हमेशा. तो एक्सरसाइज 13.1, 13.2 या फिर थोड़े लोअर वेटेज वाले क्वेश्चन है. बट 13.3 का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा एक हायर वेटेज पे होता है. हायर वेटेज मतलब इट कैन बी 4 मार्क्स और इट कैन बी 6 मार्क्स. कभी भी ये 2 नंबर में, 1 नंबर में कभी नहीं आएगा, हमेशा हायर वेटेज पे आता है. इसलिए इस क्वेश्चन को हम एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. सो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ और पूरा क्वेश्चन में पढ़ना है. एक वन गो में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है. एक वन गो में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे. 13.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है. समझने के लिए पढ़ ही ले, हम सिर्फ एक रीडिंग ले रहे हैं, सिंपल रीडिंग ले रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% रिसाइड इन आर डे स्कॉलर्स. Previous year result report that 30% of all students who reside in a hostel attain A grade, 20% of the day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from a college and he has a A grade. What is the probability that a student is hosteler? बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है. इसको लेवल अप करेंगे तीन पार्ट में. सबसे पहले कौन कौन से स्टूडेंट, किसके कितने तरह के स्टूडेंट है, पहले उससे बात करते हैं. अभी रफ में कर रहा हूँ, फेर में भी नहीं करना. तो कितने तरह के स्टूडेंट है बस. क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.3. तो मेरे पास एक हॉस्टलर है और मेरे पास एक डे स्कॉलर है, ठीक है. हॉस्टलर की अपनी परसेंट है, डे स्कॉलर की अपनी परसेंट है, ओके. अब हॉस्टलर हो गया, डे स्कॉलर हो गया. अब क्या कर, अब कौन सी प्रोबेबिलिटी गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि अगर वो हॉस्टलर है तो उसने ग्रेड ए लिया है, अगर वो डे स्कॉलर है तो उसका ग्रेड कितना दिया हुआ है, ठीक है. इतना हो गया क्लियर. अब जो नेक्स्ट लेवल क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इज अ हॉस्टलर. मतलब अब ठीक है, ए ग्रेड तो आ गया उसका, अब वो चाहे हॉस्टलर से आ रहा है या डे स्कॉलर से आ रहा है, ए ग्रेड तो आ गया, लेकिन वो स्टूडेंट जो है वो आपका हॉस्टलर है. अब क्वेश्चन के बाद दोबारा पढ़ते हैं इस लेवल पे. जो मैं तीन लेवल की बात कर रहा था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो एक्चुअली यही लेवल्स हैं. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. अगर ये तीन लेवल आपको क्लियर हो गए, पूरे एक्सरसाइज आपको आराम से क्लियर हो गई. सो ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 40% आर डे स्कॉलर. यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन समझते बहुत क्लियर बात हो गई कि जो भी बात की जा रही है कॉलेज के अंदर बच्चों की बात की जा रही है, उसमें से कुछ बच्चे हॉस्टल में, कुछ बच्चे आपके डे स्कॉलर्स में. आउट ऑफ द हॉस्टल स्टूडेंट कुछ बच्चों ने ए ग्रेड अटेंड किया है, कुछ बच्चों ने अपने बेसिकली जो डे स्कॉलर है तो उन्होंने अगेन एक ग्रेड अटेंड किया है. तो अब इन दो में सबसे पहले बात किसकी की जा रही है, सबसे पहले बात की जा रही है कि स्टूडेंट वो रहता कहाँ पे है, वो है क्या, वो हॉस्टलर है या फिर वो डे स्कॉलर है. यह हो गया आपका लेवल 1, वो है क्या, ठीक है, कहाँ रहता है. इसी को हम आगे जाके डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे एच को मान लेते हैं, ठीक है. ये जो स्टूडेंट है इज ए हॉस्टलर. स्टूडेंट आपका है वो आपका हॉस्टलर है, यानी कि वो हॉस्टल में रहता है. एंड व्हाट इज डी, स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, ठीक है. तो जो दिया जा रहा है इंस्टेड ऑफ ए बी, अगर आप देखो अपनी बुक के अंदर तो वहां पे इन्होंने E1, E2, T1, T2 पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है. वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से सिंपल सिंपल इवेंट को डिफाइन करना है. सो एच का मतलब क्या है, स्टूडेंट आपका हॉस्टलर है. डी का मतलब क्या है, स्टूडेंट आपका डे स्कॉलर है. प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट बच्चे आपके हॉस्टल में रहते हैं, 60%, यानी कि 60/100. कितने परसेंट बच्चे आपके डे स्कॉलर है, यानी कि 40%, 40/100. ओके, चलिए बच्चा आपका हॉस्टलर हो गया. अब अगर वो हॉस्टलर है तो वो ग्रेड ए अटेंड कर रहा है. ग्रेड ए का मतलब काफी ज्यादा वो उसके जो मार्क्स है काफी अच्छे आते हैं. सो ए को मान लेते हैं स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड, स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड. और इसको लिखोगे आप इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ए बाय एच, प्रोबेबिलिटी
A/D हमेशा, ठीक है, A/H एंड A/D। अब ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A/H, राइट? उल्टा पढ़ना है। हॉस्टलर है, ए ग्रेड अटेन किया है, डे स्कॉलर है, ए ग्रेड अटेन किया है। 13.1 एक्सरसाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A/H की H मेरा प्रीवियस इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी हम ए की निकाल रहे हैं, तो मतलब वो बच्चा हॉस्टलर है, अभी मुझे पता है, बताओ उसके ग्रेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। डे स्कॉलर है, मुझे पता है, ये मेरा प्रीवियस इवेंट हो गया, बताइए ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में कि प्रीवियस इज ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, यानी कि 30% बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, 30% बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, उनके ए ग्रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 30% है। तो यहाँ पे आपको आएगा 30/100, A/D, A/D, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। और 20% और डे स्कॉलर, जो बच्चे डे स्कॉलर्स हैं, उनका ए ग्रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% है। दोनों से हमें ए ग्रेड मिल गया एक्चुअली, या तो ए स्कॉलर हो सकता है और डी स्कॉलर हो सकता है, ठीक है। सो अब जो हम लेवल की बात करें, ये तो खत्म हो गया, यहां तक क्लियर हो गया पूरा। अब देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ कॉलेज एंड अटेन अ ए ग्रेड, यानी अब उसका ए ग्रेड तो है। What is the probability that he is a hostler? What is the probability that he is a hostler? यानी कि बेसिकली मुझे हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बात एक और समझिए ध्यान से, अभी तक हम कर क्या रहे थे, प्रोबेबिलिटी को लेफ्ट टू राइट पे लेके जा रहे थे, यानी कि पहले हमने प्रोबेबिलिटी H/H निकाला, फिर प्रोबेबिलिटी D निकाला, फिर प्रोबेबिलिटी A/H निकाली, फिर प्रोबेबिलिटी A/D निकाली, उससे मुझे A मिला, और जैसे A मिला मैं रिवर्स हो गया। जहां भी प्रोबेबिलिटी रिवर्स ऑर्डर में चलती है एक स्टेज के बाद, वहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो आपका बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगता है, ये आपको ध्यान रखना, राइट। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी जब भी लगेगी, जब भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी आपकी लगेगी, जैसे यहाँ रिवर्स प्रोबेबिलिटी लग रही है, वहां पे आपको बेस थ्योरम लगानी ही लगानी है, राइट। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, जो बड़े से फॉर्मूले की हम बात करते हैं वो कैसे लगाने हैं। बहुत आसान है, देखो यहाँ पे A/H लिखा हुआ है, इसको लिख दो उल्टा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी H इंटू प्रोबेबिलिटी A/H। देखो फॉर्मूला हम याद ही नहीं कर रहे, फॉर्मूला हम क्रिएट कर रहे हैं, डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बस खत्म, बन गया फॉर्मूला, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट आर द लेवल्स, लेवल्स मेरे क्या क्या हैं यहाँ पर जो मुझे लेवल याद रखने। पहला लेवल, सबसे पहला लेवल ये कि आपको डिफाइन करना आना चाहिए, इवेंट्स को डिफाइन करना आना चाहिए। दूसरा लेवल, आपको प्रोबेबिलिटीज पता होना चाहिए, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हमें पता है। और तीसरा लेवल है बेसिकली ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, ये ध्यान रखना। तो वंस यू गेट इट 3 लेवल्स, क्वेश्चन तो कितना आसान हो गया, सारी बातें तो हमें पता ही है, सारी वैल्यूज हमें पता है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। और कभी भी इसे कैंसिल मत करना, कि कैंसिल करोगे तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसको ऐसे ही रहने दो। सो मैं इसमें पुट करता हूँ, ये कितना आ रहा है देखो, 60/100, 30/100, 60/100 इंटू 30/100 डिवाइडेड बाय 60/100 इंटू 30/100 प्लस अगेन 40/100 इंटू 20/100। तो इसे कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, देखो बहुत आसान से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन ये। अगर आप इसे लीस्ट में लेकर आ जाओगे तो फिर वहां पे लंबा लंबा हो जाता है। तो हमने क्या करा, देखो 100 काट दिए, 0 0 भी कट गए, देखो एक एक बचा क्या आपके पास, अब कितना इजी हो गया क्वेश्चन। 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, 4 इंटू आपका 8, so 18 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26। तो सॉल्व करते हैं, 9/13 लीस्ट तक लेकर आना है, क्वेश्चन छोड़ दो वहां पे आके, तो 9/13 इज योर आंसर। तो दिस अगेन क्वेश्चन नंबर 3। सो पहले इवेंट्स डिफाइन करने हैं, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशंस है। ये आपके हो गए 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अंदर इवेंट डिफाइन करने हैं, लेवल 2 के अंदर प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, और लेवल 3 के अंदर फॉर्मूला लिखना है,
इसके इतनी नहीं है, हाफ मार्क्स इसका कैलकुलेशन का रहता है, इतना वो खास नहीं रहता। अगर 4 मार्क्स का आता है 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क और हाफ मार्क कैलकुलेशन हाफ मार्क आंसर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान के इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इसका अगेन क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। Question 4 says, in answering a question number 4, in answering a question on a multiple choice test, a student either know the answer or guesses. अब देखो यहीं पे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब मेरे पास चॉइसेस क्या क्या है, या तो मैं आंसर जैसे मेरे पास एमसीक्यू आया नॉर्मली, अब या तो मुझे आंसर पता होगा या फिर मैं गेस करूंगा, और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आइदर यू नो द आंसर यू गेस द आंसर, इट मींस नाउ दिस बिकम इवेंट, अब ये मेरे इवेंट्स बन गए। सो इफ यू पहले क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट नो द आंसर, सो के स्टूडेंट नो द आंसर। देखिए मैं कोई भी इसमें ना वो यूज नहीं कर रहा, E1 E2 कोई यूज नहीं कर रहा, अब के से मुझे क्लियर है कि नो द आंसर, तो थोड़ा क्लियरिटी रहती है इसके अंदर, राइट। ऐसी जी स्टूडेंट गेस द आंसर, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार कितना होगा। So let 3/4 be the probability that he knew the answer and 1/4 be the probability that he guesses the answer. It means यहाँ पे क्या हो गया, वो 3/4 यहाँ पे आ गया 1/4। और हमेशा याद रखना जितने भी इवेंट आप यहाँ बनाओगे इसका सम हमेशा 1 के इक्वल आएगा, हमेशा याद रखना। कितना बनाएंगे आप, 2 इवेंट 3 इवेंट 4 इवेंट, सबका सम 1 के इक्वल होगा। और देखो यहाँ पे आ भी रहा है, तो इट मींस आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, यानी ठीक है मैंने गेस तो करा है, मुझे आंसर पता तो है, लेकिन मेरा आंसर करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इफ आई से सी आंसर विल बी करेक्ट, इसको कैसे डिफाइन करते थे हम, प्रोबेबिलिटी C/K, इसको प्रोबेबिलिटी C/G, यानी कि जो आप यहां लिख रहे हो बेसिकली पीछे आएंगे, ठीक है। उल्टा करते हैं सीधा और आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि assuming that a student who guesses the answer will be correct with the probability 1/4, गेस कर रहे हो और गेस कर रहे हो आंसर करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी 1/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट ये नहीं दिया हुआ, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे आंसर पता है तो ऑब्वियसली मैं करेक्ट ही करूंगा ना क्वेश्चन को। if he know the answer or anyone he know the answer, तो वो करेक्ट ही तो करेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, क्वेश्चन आ गया मेरे लिए, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज माय नेम, या मेरे लिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक सिंपल एमसीक्यू बनाते हैं, व्हाट इज माय नेम। अब मुझसे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई मेरा नाम क्या है, आई नो द आंसर, तो मैं आ गया के की कैटेगरी में, ठीक है। अब मैं ऑप्शन में जाता हूँ, एक में आ गया विवेक लिखा हुआ गया, एक में लेट से आर्यन कर लेते हैं, यहाँ पे लेट से अभिनव कर लेते हैं, यहाँ पे लेट से गगन कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आया मेरे पास कि व्हाट इज योर नेम, आई नो द आंसर, तो मैं आ गया के की कैटेगरी में, ठीक है। अगर मुझे आंसर पता है तो ऑब्वियसली बात है ना, मैं यार ए पे टिक करूंगा ना, मैं अपना नाम, मेरा नाम विवेक गर्ग है, तो मैं अब ए पे टिक करूंगा ना, मैं गगन पे आर्यन पे अभिनव पे क्यों टिक करूंगा, यानी आई एम 100% श्योर कि मैं हमेशा ए पे टिक करूंगा। आई एम 100% श्योर, if you said I am 100% sure, what is your probability? The answer is 100%, and you won. So if I know the answer, तो मैं ऑब्वियसली बात है यार मैं करेक्ट ही करूंगा और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये ना बेस को मुझे सेम रखना है, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ 1 आया, तो मैं इसके 4/4 कर रहा हूँ, तो मेक माई कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल, यहाँ पे सी आ गया। अब यानी पूरा का पूरा मेरा लेवल 1 कंप्लीट हो गया, लेवल 2 मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे बस फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला लिखने के लिए अब मुझे ये देखना है कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो है रिवर्स कहाँ पे जा रही है, रिवर्स किस ऑर्डर पे जा रही है, तो उसको देखना है। बस एक बार वो देख लेते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट हु नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर द करेक्ट, यानी ही नो द आंसर, मतलब मुझे बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये मेरा लेवल 1 लेवल 2 पूरा हो गया, लेवल 1 ऑलरेडी डन है मेरे पास,
तो प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, k बाय सी की लिखनी है। उल्टा कर दिया, c बाय k था उसे k बाय सी कर दिया, और जैसे तो ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ k इंटू प्रोबेबिलिटी c बाय k। फॉर्मूला कभी याद नहीं करना, फॉर्मूला हमेशा देखो इस डायग्राम से याद आएगा आराम से। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे सब मल्टीप्लाई होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ k इंटू प्रोबेबिलिटी c बाय k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ g इंटू प्रोबेबिलिटी c बाय g। यहाँ तक डन। उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, लेवल 1 ऊपर, लेवल 2, लेवल 3, ये तीनों लेवल पूरे हो गए। तो बस फॉर्मूला डालना है, विच इज इक्वल टू 3/4 4/4 डिवाइडेड बाय 3/4 4/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4। इसे कैंसिल नहीं करना, ये सारा नीचे नीचे डिनोमिनेटर सब कैंसिल हो गया। 12 डिवाइड बाय 13 इज योर आंसर। स्ट्रेट अवे अगर आप यहाँ पे ही कैंसिल कर दोगे तो वहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का मतलब है कैलकुलेशंस को और बढ़ाना, तो बेटर रहता है कि आप अपने बेस को हमेशा सेम रखो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेस। ये अगर आपने मूवी देखी है, शोले मूवी देखी है, तो वहां पे याद होगा कि एक कॉइन होता है, उसके दोनों तरफ हेड होता है, तो वो वाला कॉइन है। सो इज दिस अ कॉइन जिसमें दोनों तरफ हेड है, एंड अनदर इज अ बायस कॉइन। बायस कॉइन को ना आप ऐसे बोल सकते हो हिंदी में या पंजाबी वगैरह में बोलते हैं उसको खोटा सिक्का। तो बेसिकली तो जो खोटा सिक्का होता है उससे हम बोलते हैं बायस कॉइन, और जो नॉर्मल कॉइन हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं अनबायस कॉइन। अनबायस इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों एक तरफ प्रॉपर हेड है, एक तरफ प्रॉपर आपका टेल है, तो अगर आप उसे टॉस करोगे तो उसमें बायस नेचर नहीं होगा, यानी वो किसी तरफ बायस नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपका कॉइन इस तरीके से आ गया, लेट्स से एक तरफ आपका हेड है और एक में हेड भी और एक टेल भी है, और आपने इस कॉइन को टॉस कर दिया और मैंने मांग लिया हेड, तो दोनों तरफ ही हेड, तो अब कोई भी फेस आएगा उसमें तो हेड आ सकते हैं ना। तो नाउ दिस इज अ बायस नेचर हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं बायस। बायस को हिंदी में या पंजाबी में ज्यादा जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे बोला जाता है खोटा सिक्का, खोटा सिक्का बोलते हैं। और कई बार ना देखा होगा पेरेंट्स वगैरह भी अपने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें प्यार से बोलते हैं तो खोटा है। खोटा का मतलब ये नहीं कि मतलब खराब है, उनका एक प्यार करने का तरीका होता है पूरा। तो शुरू शुरू में होता है सबको डांट पड़ी है, सबको वो है, और पढ़नी भी चाहिए इनफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे कि एक्चुअली यार क्वेश्चन में है क्या। अगर आप पूरा क्वेश्चन देखो स्टार्टिंग की, अगर पूरी लाइन पढ़ो तो वहां पे बोला गया है 3 तरह के कॉइन्स हैं। पहला, इसमें 2 हेड है, शोले वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा बायस्ड कॉइन, तीसरा आपका अनबायस्ड कॉइन। तो 3 तरह के कॉइन हो गए, तो इन्हीं को हम एबीसी मान लेते हैं, ये मेरा इवेंट हो गए। ए इज व्हाट, गेटिंग 2 हेडेड कॉइन। बी, गेटिंग बायस्ड कॉइन, ये लिखना है, ठीक है, ये हमेशा डिफाइन करना है। गेटिंग अनबायस्ड कॉइन। ओके, अब इन तीनों में से मुझे एक कॉइन को पिक करना है। देखो 3 कॉइन है और तीनों में से मुझे एक कॉइन को पिक करना है, प्रोबेबिलिटी 1/3। तो 3 कॉइन है, एक कॉइन को पिक करना है, प्रोबेबिलिटी 1/3। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1/3। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/3। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1/3। अब तीनों को ऐड कर लो, देखो आंसर बन ही आ रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आगे कि ठीक है, ये तो क्लियरली बात होगी। अब इन तीनों में से वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम विद द प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3, ठीक है, और उसको टॉस किया गया और फिर हेड आ रहा है। देखो बहुत ध्यान से बात सुनो, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जो फर्स्ट मैंने इवेंट लिया है, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे आपके पास दो जैसे जैसे लेट्स से 2 आपके फेसेस हैं, इन दोनों पे आपका हेड है, ठीक है। दूसरा देखें, वो कह रहा है बी जो बायस कॉइन है उस पे हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 75% है, यानी कि 50% तो यहाँ हो गई होगा, 50% से कवर कर लिया यहाँ पे, और जो सेकंड फेज होगा उसका वो आधा ले लेगा, ठीक है ना। देखो 50% पूरा दोनों लगे 100% होता है ना। अब अगर मैं कह रहा हूँ हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, तो क्या होगा भाई, 50% यहाँ पे कवर कर लिया उसने, और आधा वो हेड होगा आधा वो टेल होगा, तो तभी तो 75% बनेगा, राइट। और तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 25%।
अब अनबाइस कॉइन है, अनबाइस कॉइन का क्या मतलब है, कि आधे में हेड है और आधे में टेल है, यानी एक फेस पे हेड है और एक फेस पे मेरा टेल है। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने कॉइन को लिया, तीनों में से कोई भी एक कॉइन को पिक किया, उसको टॉस किया और हेड आ गया। इफ आई से गेटिंग हेड H4, तो यहाँ क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी H by A, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी H by B, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी H by C। ना H by A उल्टा यूज करना है, ठीक है, उल्टा यूज करेंगे। H by A, टू हेडेड कॉइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोबारा से, टू हेडेड कॉइन को टॉस किया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आंसर इज 2/2, यानी कि 1। H by B, ठीक है, H by B, व्हाट इज H by B अगेन, कि अगेन बायस कॉइन है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 75%। क्वेश्चन में गिवन है ना 75%, उसको ऐसे छोड़ेंगे। H by C, getting an head if a unbiased coin is tossed, the answer is 1/2। बट बेस तीनों क्या लगा के, ठीक है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/100, ये ठीक है, और इसको लिख दिया मैंने 50/100। ये अगर आप करते हो इस तरीके से ना, यहाँ पे छोटा सा काम कर लेते हो, इस तरीके से बेस को सेम कर लेते हो, तो आगे जो हम फॉर्मूला लिखेंगे उसमें कैलकुलेशन की बहुत आसान हो जाएगी। तो हेड आ गया, यानी लेवल 1 मेरा पूरा हो गया, लेवल 2 मेरा पूरा हो गया। अब मुझे देखना है बस प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने को बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन, यानी कि बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी बोला है निकालने के लिए। फॉर्मूला, अब तो आई थिंक आप लोगों को फॉर्मूला बनाना आता है। यहाँ पे लिखा है H by A, तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी A by H, ठीक है। नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी H by A डिवाइडेड बाय, जब डिवाइड करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में 2 थे, यहाँ 3 है, तो तीनों को लेके चलेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H by A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी H by B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू प्रोबेबिलिटी H by C। वैल्यूज पुट करते हैं। अब A कितना है, 1/3, और H by A अब कितना बन गया, 100/100, तो मैं इसको 100/100 लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कितना लिखेंगे, अगेन 1/3 इंटू 100/100 प्लस 1/3 इंटू 75/100 प्लस 1/3 इंटू 50/100। कैंसिल करना है, जो कैंसिल करना कितना आसान है, ये मैंने कैंसिल कर दिया। बचा क्या आपके पास, ऊपर 100 प्लस 75 प्लस 50, यानी कि 225 5 से कैंसिल करते हैं, 20, ठीक है, 45, 5 से कैंसिल कर दिया, दोबारा 5 से कैंसिल हो रहा है, 4 9, आंसर इज 4/9। तो कैलकुलेशन कितनी इजी बन गई, जस्ट एक छोटा स्टेप करने से। और अगर उसे हम 1 बाय जैसे करोगे 3/4 या 1/2 करते, तो यहाँ फंस जाते, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती और वो यहाँ पर टाइम कंज्यूम भी बन जाता। राइट, सो दिस अगेन क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। इतने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके बोर्ड में आए हैं, 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक कुछ भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कर लो एक बार ढंग से यार, बड़े बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके पूरे पूरे एनसीईआरटी के साथ। राइट, आई थिंक 6 इज डन, 6 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 ही कह रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स को पर्टिकुलर नंबर्स को इंश्योर किया है। यानी कि अब मेरे पास 3 कैटेगरी आ गई। कौन कौन सी कैटेगरी है, एस फॉर स्कूटर, सी फॉर कार, टी फॉर ट्रक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, टीम को डिफाइन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, एस फॉर स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड, ठीक है, मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपको पूरा पूरा लंबी लंबी स्टेटमेंट लिखनी है। और सी फॉर कार ड्राइवर इंश्योर्स एंड टी फॉर
ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ये क्या होगा ये हमें देखना। सो आपके स्कूटर ड्राइवर है 2000 आउट ऑफ 12000, तो आप यहां लिख दो 2000 डिवाइड बाय 12000। आप चाहो तो ये जीरो हटा दो, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2/12 में करता हूं इसे, ठीक है। ऐसे 4000 डिवाइडेड बाय द 12000, सो इट विल बी 4000 डिवाइड बाय योर 12000, 4/12 हो गया यहाँ तक। और का जो ट्रक ड्राइवर है वो 6000 है, 6000 डिवाइड बाय योर 12000। तो यहाँ भी देखिए मैंने बेस को सेम रखा है, 12 मैंने बेस को सेम रखा है। ओके, सो यानी जो बेसिकली 2000 स्कूटर ड्राइवर ने और 4000 कार ड्राइवर्स और 6000 ट्रक ड्राइवर ने अपना इंश्योरेंस कराया विद प्रोबेबिलिटी आ गई। इसका प्रोबेबिलिटी का सम मेरा देखो 1 ही आ रहा है। 2 + 4 आपका हो गया 6, 6 + 6 12, 12/12 आपका 1। तो प्रोबेबिलिटी 12, प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है। इट मींस ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया क्वेश्चन में। अब वो कह रहे हैं भैया बंदे ने इंश्योरेंस तो करा लिया लेकिन बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। बंदा इंश्योरेंस तो करा लिया लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक ढूंढते हैं कि पर्सन मेट विद एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के साथ वो मिलने जा रहा है। बहुत बंदे तरीके से ड्राइविंग कर रहा होगा तो ऑब्वियस बात अभी तभी उसका एक्सीडेंट हुआ है, या किसी और की गलती से भी हो सकता है ये। तो प्रोबेबिलिटी ए बाय एस, यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए बाय सी, यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए बाय टी। ओके, अब देखते हैं क्या क्या बोले क्वेश्चन के अंदर कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03, 0.15। यानी कि यहाँ पे जो आपके स्कूटर ड्राइवर है उसकी जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/100, कार ड्राइवर की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/100 और ये आपका 15/100। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप देखो ध्यान से, कि जो इंश्योरेंस है स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/100 है, कार की 3/100 है और ट्रक की आपकी 15/100 है। अगर इसी डाटा को हम लेके चलेंगे तो अब देखा होगा जो इंश्योरेंस होता है वो बेसिकली स्कूटर का कम होता है, कार का फिर ज्यादा होता है और ट्रक का तो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस ट्रक के ज्यादा होते हैं। और यहाँ से मुझे एक्सीडेंट आ गया, यानी मेरा लेवल 1 लेवल 2 पूरा हो गया। अब बस मुझे जाना है अपने ये देखना है मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया। मुझे बोला गया स्कूटर की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी मुझे रिवर्स यहाँ डालना है। तो लेवल 1 पूरा हो गया, लेवल 2 पूरा हो गया। अब मुझे फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे लिखा है a बाय एस, यहाँ लिखता हूँ मैं s/a, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ s इंटू प्रोबेबिलिटी a बाय एस डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट होगा अगेन सबका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो कितना होगा ये देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ s इंटू प्रोबेबिलिटी a बाय एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c इंटू प्रोबेबिलिटी a बाय c। अब यहाँ पे ना देखना, जब आप कोई भी सैंपल पर देखोगे ना तो मैंने यहाँ पे S, C और T लिया हुआ है, वहां पे उन्होंने E1, E2, E3 लिया हुआ है। तो वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि नाम से लेटर से क्लियर हो रहा है कि बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इससे बेटर रहता है कि S, C, T लो, पर चॉइस अगेन आपके पास भी है, आप E1, E2, E3 से भी सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा लास्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटू प्रोबेबिलिटी A बाय T। फॉर्मूला आ गया, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बिल्कुल वैल्यूज पुट करनी है। इट विल बी 2/12 1/100 डिवाइडेड बाय 2/12 1/100 प्लस 4/12 इंटू 3/100 प्लस यहाँ देखते हैं 6/12 इंटू 15/100। ये सब कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका। इनफैक्ट देखो एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा इजी और हो जाता है, एक और लेवल पे आप कैंसिल और भी कर सकते हो। जैसे मैंने 2 को यहाँ से कैंसिल किया, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो थोड़ा सा और भी इजी हो जाता है करना। तो ऊपर कितना बचे, ऊपर 1 बचे, 1 प्लस 2 इंटू 3 6 है, 3 इंटू 15 इज 45, ठीक है। तो कितना आ गया, आई थिंक 1/52 आ गया शायद आंसर, है ना, क्या 1/52, कितना इजी हो गया। सॉल्व यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई लीस्ट ले आओगे ना तो यहाँ फंस जाओगे। तो हमेशा यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस में ही छोड़ना है इसको, मतलब आपको डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना है अपना, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर देगा। दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 7। जैसे एक रीडिंग लेंगे इसके अंदर, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में एक रीडिंग लेंगे प्रॉपर,
समझ में नहीं आएगा कोई इशू नहीं है, बस एक रीडिंग लेनी है। रीडिंग से होता है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद फिर लेवल्स को डिसाइड करेंगे। So in question number 8, they say the factory has two machine A and B. Past records show that the machine A produced 60% of the items of output. Machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put in one stockpile, and then one item is chosen at random from this and found to be defective. What is the probability that it is produced by machine B? Easiest है, बहुत easy question है, समझ के तो आपको लग नहीं रहा होगा कि कितना easy है, पर हाँ क्वेश्चन बहुत easy है। So अगर हम देखें पूरा क्वेश्चन को, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ ही गया होगा कि दो मशीनें हैं और कुछ वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। अब डेफिनेटली कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो वो डिफेक्टिव भी बनाएंगी। तो मशीन ए ने कुछ डिफेक्टिव बनाया, मशीन बी ने कुछ डिफेक्टिव बनाया, तो ये हमें पता है उस मशीन कितना डिफेक्टिव बना रहा है मशीन ए, कितनी डिफेक्टिव बना रही है मशीन बी, वो भी हमें पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है। उसके बाद क्या करा, वो सारा का सारा आउटपुट उठा के उन्होंने एक स्टॉक फाइल में डाल दिया, एक बॉक्स में डाल दिया, वहां से कोई भी आइटम को पिक किया, वो डिफेक्टिव निकला। अब पूछा रहा है अब बताओ ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि वो मशीन ए में से है वो मशीन बी में से है। तो ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि दो मशीन, यानी कि मशीन ए एंड मशीन बी। तो जो भी मशीन आपको गिवन है उसी को आप लेट करोगे, ठीक है। तो अगर दो मशीन गिवन है तो आप दो लोगे, अगर तीन मशीन गिवन है तीन लोगे। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, ए को मान लेते हैं आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, कि मशीन ए ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है। बी मान लेते हैं आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना कितना है, मतलब मशीन कितना आउटपुट प्रोड्यूस करे, वो 60% है, तो आई एम राइटिंग 60/100। मशीन बी 40% निकाला है, 40/100, ठीक है। मशीन ए 60%, मशीन बी 40%। मैंने एक के नीचे एक लिखा है, आप कभी भी ऐसे मत करना मशीन ए को यहाँ लिखो मशीन बी को यहाँ लिखो, नहीं, इसको लिखने का तरीका ऐसे ही है, मशीन ए ऊपर मशीन बी नीचे, ठीक है। अब मशीन ए का आउटपुट आ गया, मशीन बी का आउटपुट आ गया। जो भी आप देखना ध्यान से, ये जो अब कॉलम में आप लिख रहे हो प्रोबेबिलिटीज, इसका सम हमेशा बनाना चाहिए, तो इनफैक्ट 1 आ ही रहा है। उसके बाद सारा का सारा स्टॉक हमने एक जगह पे डाल दिया, एक बॉक्स में डाला, और डेफिनेटली कुछ डिफेक्टिव प्रोड्यूस करेंगे। इफ आई कॉल माय डी एज डिफेक्टिव आइटम या टाइप प्रोड्यूस्ड आइटम, जो भी आप लिखना चाहो। और अब यहाँ पे देखो इसे लिंक कैसे कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डी बाय ए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डी बाय बी। अब डी बाय ए का मतलब क्या होता है, जो हमने 13.1 में पढ़ा हुआ है कि डी बाय ए का मतलब है कि जो बाय के बाद लिखा है, यानी बार के बाद लिखा हुआ है, ये मेरा पास्ट इवेंट है और प्रोबेबिलिटी डी की निकालनी है, तो दैट्स प्रोबेबिलिटी डी बाय ए, राइट। पढ़ते उल्टा है, मशीन ए ने कितने डिफेक्टिव बनाए, मशीन बी ने कितने डिफेक्टिव बनाए। क्वेश्चन में गिवन है को कि 2% जो है मशीन ए डिफेक्टिव बना रही है, तो 2/100, और 1% आपका मशीन बी बना रही है, इन दोनों से आपको डी मिल गया, ठीक है। अब जो लेवल की बात करते हैं कि लेवल 1 क्या होगा, लेवल 2 क्या होगा, लेवल 3 क्या होगा, उनमें से 2 लेवल तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, इसको बोलते हैं लेवल 1 और इस पार्ट को बोलते हैं लेवल 2। So, अगर ये लेवल 1 लेवल 2 आपको आ गया तो क्वेश्चन आप मान लीजिए आपका 90% क्वेश्चन तो आपने पूरा का पूरा सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है। तो क्या करना है, ये लेवल 1 का मतलब है आपको जो आप इवेंट आप ले रहे हो, ए और बी आप इवेंट ले रहे हो, डी इवेंट ले रहे हो, उनको आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, दैट्स द लेवल 1 बेसिकली। उसका उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, जो आप जैसे यहाँ में लिखा डी ए और बी लिखा, मशीन ए मशीन बी ने कितने आइटम प्रोड्यूस किए, उसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में डाला। फिर इन दो को लिंक करने वाला इवेंट है डिफेक्टिव, तो डी बाय ए लिखा, डी बाय बी लिखा, तो डिफेक्टिव डी बाय ए का मतलब है कि मशीन ए ने कितने डिफेक्टिव बनाए, तो आपका 2/100 हो गया। मशीन बी ने कितने डिफेक्टिव बनाए, वो मेरा 1/100 हो गया। ये आपका हो गया लेवल 2। ध्यान हमेशा ये रखना है, जो फर्स्ट कॉलम है उसका सम हमेशा बनाएगा, सेकंड कॉलम का सम 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट कॉलम का सम तो 1 आना ही चाहिए, और इनफैक्ट वो आ भी रहा है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है,
सिंपल देखना है, मशीन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप यहां से इस तरीके से एक एरो मार्क कर दोगे, इस तरीके से। अगर वो आपसे बोलेंगे यार मशीन ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप ऊपर मार्क कर दो एरो, राइट। तो इतना हमारे लेवल 1 पूरा हो गया, लेवल 2 पूरा हो गया। अब लिखना है हमें फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखना है? आपने जैसे एरो यहाँ लिखा, यहाँ लिखा हुआ है डी बाई बी, आप उस लिखो बी बाई डी, ऐसे करके उल्टा कर दो, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में। देखिए रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको बिल्कुल समझना है कि फॉर्मूला कैसे से क्रिएट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है, यहाँ तक आ गए, यहाँ एरो मार्क किया हमने, यहाँ पे डी बाई बी लिखा है, उसको मैंने उल्टा तक लिख दिया। उसके बाद न्यूमरेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो लिख दिया मैंने। अपॉन में सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी डी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी डी बाई बी। खत्म क्वेश्चन। ये बन गया जी फॉर्मूला हमारा, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है फॉर्मूला याद करके, जब फॉर्मूला हमें आता है क्रिएट करना, जब हमें बस लेवल 2 हमारे पास है तो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला को रटने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। अब सारी प्रोबेबिलिटी आपके पास है, बस वैल्यूज डालनी है। प्रोबेबिलिटी बी कितना है, 40 बाई 100, 1 बाई 100 डिवाइडेड बाय 60 बाई 100 इंटू 2 बाई 100 प्लस 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। देखिए मैंने ना कैंसिल नहीं किया, उसका एक रीजन है, उसका रीजन आपको यहाँ क्लियर होगा, समझ में आएगा। आप देखो ध्यान से, ये आपकी ना वैल्यूज जो है कट रही हैं सारी, इनफैक्ट ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर से। सो बचा क्या आपके पास, 4, ऊपर तो 4 ही बचा, नीचे क्या बचा है 12 प्लस 4, 4 अपॉन 16, 1 बाई 4। आंसर आ गया, खत्म। ये आ गया जी 6 नंबर क्वेश्चन पूरा आपका। दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, और ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं लेवल 3। ओके, इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है ना। तो अगर हमारी 4 नंबर क्वेश्चन आता है तो लेवल 1 के 1 मार्क्स, लेवल 2 के 1 मार्क्स, लेवल 3 के 1 मार्क्स, और जो 1 नंबर बच गया उसमें कैलकुलेशन के आधा नंबर और आंसर के आधा नंबर। ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये 4 का भी आ सकता है क्वेश्चन, या आपका 6 का भी आ सकता है। इतना ही है बस, जो इतना है तो इतना ही मिनिमम, इतना तो लिखना है। इसके ऊपर जितना आप सजाना चाहो सजा सकते हो, ये आपके ऊपर है, बट इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और सिंपल कैलकुलेशंस। So question number 10 now. Suppose a girl throw a die. If she get 5 or 6, she toss a coin 3 times and note down the number of headed. If she get 1, 2, 3, 4, she toss a coin once, note down the number of head or tail. तो ये क्वेश्चन बेसिकली दिया, इसके आगे अभी अभी नहीं जा रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक गर्ल ने डाई को रोल किया, अगर 5, 6 आ रहा है तो आप कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, और अगर 1, 2, 3, 4 आ रहा है तो कॉइन को आप 1 बार टॉस कर रहे हो। दोबारा सुनिए, गर्ल ने डाई को रोल किया, अगर आउटकम 5 या 6 में से कुछ आएगा तो आप कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, अगर 1, 2, 3, 4 आ रहा है तो आप बेसिकली कॉइन को 1 बार टॉस कर रहे हो। यानी पहले क्या कर रहे हो, पहले तो हम डाई को रोल कर रहे हैं, डाई पे 2 ऑप्शन बन रहे हैं, whether you get 5, 6 और you get 1, 2, 3, 4 बेसिकली, और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कॉइन को 4 बार टॉस करना है या फिर कॉइन को 2 बार टॉस करना है, राइट। तो यही लेते हैं। अब यहां से जैसे आपने ये दिमाग में बात आ गई क्लियर, आपको ए और बी क्लियर हो गया। व्हाट इज ए, गेटिंग 5 और 6, व्हाट इज बी, गेटिंग 1, 2, 3, 4, 6, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 4 बाय 6। इसको मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आगे भी तो दिया हुआ था कि लेट्स से अगर आपने 5 और 6 बेसिकली आपके पास आता है डाई के अंदर, तो आप कॉइन को 3 बार टॉस करोगे। अगर हम कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या होते हैं, हेड 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 हेड, या फिर ये आपके आउटकम्स बनेंगे टोटल। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका है 5 और 6। सो क्वेश्चन ये था कि अब फिर कॉइन को हम 3 बार टॉस करेंगे, कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करेंगे तो आउटकम्स बनते हैं 8। 8 आउट होने के तरीके का होता है 8 का हाफ 4, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, सारे आउटकम लिख देते हैं। यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे टेल, यहाँ पे एच, यहाँ पे टेल, यहाँ पे एच, यहाँ पे टेल। तो ये तो मेरा पूरा का पूरा ए कंप्लीट हो गया।
राइट। अब बी क्या कह रहे हैं, बी ने कहा था कि गेटिंग और बी का जो मतलब है यहाँ पे वो है गेटिंग 1 2 3 4 और इन केस ऑफ कॉइन अपने कॉइन को 2 बार टॉस किया है, अगर एक ही बार टॉस किया है सॉरी, और आपके आउटकम हेड और टेल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक गर्ल ने डाई को रोल किया, अगर 5 6 आ रहा है तो आप कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, अगर 3 बार टॉस करोगे तो आपके आउटकम्स आएंगे। अगर 1 2 3 4 होगा तो कॉइन को आप एक बार टॉस करोगे, यानी कि हेड और टेल है। ये पूरा आउटकम था, यानी कि पूरी की पूरी कहानी डाई पे गई हुई थी। या तो 5 6 आएगा या फिर 1 2 3 4 होगा, उस पर डिपेंड करेगा कौन 3 बार टॉस हो रहा है या फिर 2 एक बार टॉस हो रहा है। तो इसी से प्रोबेबिलिटी भी निकाल लिया, टोटल सम आपका मेरा 1 आ रहा है। अब वो कह रहा है कि मान लो मैंने 3 बार टॉस किया या एक बार टॉस किया, तो आप भी देखो कि आपका हेड एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए। गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, तो आपका जो हेड है वो एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए। यानी कि यहां मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी h बाय ए, यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी h बाय बी। ना h बाय का मतलब क्या है कि डाई पे 5 6 आया है तो मैंने कॉइन को 3 बार टॉस किया, आपके आउटकम्स आ गए। इन 8 में से कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें आपका हेड एग्जैक्टली एक बार आ रहा है? वो 3 होते हैं, 1 2 3 आउट ऑफ 8। एच बाई बी, पॉइंट को एक बार टॉस किया है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो 1/2 ही होता है। राइट, नाउ ट्रिक, बेस सेम रखने हैं मुझे अपने, हमेशा ध्यान को डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। ये 3/8 आई थिंक क्लियर है, इसको एक बार दोबारा समझ लो। डाई को रोल किया, 5 6 आया, पॉइंट को 3 बार टॉस कर लिया, पॉइंट को 3 बार टॉस किया, टोटल 8 आउटकम्स आ गए। उन 8 में से मुझे पर्टिकुलर वो आउटकम्स निकालने हैं जिसके अंदर आपका जो टेल है वो एक बार आ रहा है, वो मेरा आ गया, सॉरी हेड मेरा एक बार आ रहा है, वो है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 3/8। यहाँ पे कॉइन को एक ही बार टॉस किया तो हेड और टेल ऑप्शन थे, इसका आंसर 1/2 हो गया। ओके, तो पॉइंट इज, जो आगे बढ़ने से पहले इसको खत्म करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपका जो बेस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए कॉलम के अंदर। हाँ, तो कॉलम के अंदर आपका बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको बेस सेम करना है। मैंने 4/8 कर लिया, यहाँ से मुझे एच मिल गया। ठीक है, मेरा लेवल 2 भी खत्म हो गया। अब बस मुझे इतना देखना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इफ शी थ्रो 1 2 3 4, यानी कि बेसिकली यहाँ पे है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एच विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाय बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी एच बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी एच बाय बी। सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, पुट करते हैं। इट इज 4/6 4/8 डिवाइडेड बाय 2/6 3/8 प्लस 4/6 इंटू 4/8। सही करो ना मैं? हाँ बिल्कुल ठीक करो। अब कैंसिल करते हैं, ये 6 8 सब चला गया, और देखते हैं और कुछ कैंसिल हो सकता है। यस, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये खत्म, ये 1 आ गया, ये भी 2 हो गया। So 8/3 plus 8 11, 3/11, 8/11 is your answer. This complete your question number 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है पेपर के अंदर, लेकिन ध्यान के लेवल हमें 3 ही ध्यान रखने हैं, लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3, ये हमारे 3 लेवल ही रहेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं, अब पहले पूरा पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। A card from a pack of 52 playing cards is lost. From the remaining card of pack, 2 cards are drawn and found to be diamond, both diamond. What is the probability that lost card being diamond? Right. अब इसमें वेरिएशंस क्या आती हैं? देखो, पहला तो क्वेश्चन दिए हुए ऑलरेडी, आपको दिया हुआ है। दूसरी वेरिएशन क्या आती है? बिल्कुल लास्ट टाइम पे, find the probability that the lost card being diamond, find the probability that the lost card being club, find the probability that the lost card being let's say heart और spade। ये आगे 4 वेरिएशन। तो अगर आप शॉर्टकट से करोगे इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको बेसिकली 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करोगे तो एक ही क्वेश्चन के अंदर ये चारों के चारों कवर हो जाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन को लंबे तरीके से समझना है, बाकी चारों की चारों चीजें इसमें आराम से ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाती हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है कार्ड्स का। जैसे मान लीजिए 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ये दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, रेड और ब्लैक। 26 रेड होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। देन 13 आपके होते हैं हर्ट, और 13 अगेन आपके केस आई थिंक ये डायमंड, राइट। देन 13 इज बेसिकली क्लब और 13 आपका स्पेड। तो ये बेसिकली आपकी डिवीजन होती है विडो प्लेइंग कार्ड्स की। और हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, इनको हम सूट बोलते हैं। तो 2 रेड और 2 ब्लैक सूट्स होते हैं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फॉर्मली। तो मैं आपको लंबे तरीके से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। पहली लाइन लिखी हुई है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड खो गया है, 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड खो गया है। कौन सा खोया है पता नहीं, लेकिन जो भी खोया होगा वो आपके चारों सूट में से कोई भी एक कार्ड होगा। सो इट कैन बी क्लब, इट कैन बी स्पेड, इट कैन बी हर्ट, इट कैन बी अ डायमंड। ठीक है, तो जो शॉर्टकट होता है ना वो बेसिकली क्या लेके चलते हैं, वो क्या लेके चलते हैं, द लॉस्ट कार्ड बीइंग लेट्स से डायमंड, और द बी लेते हैं द लॉस्ट कार्ड बीइंग नॉन डायमंड। तो अगर मान लो प्रोबेबिलिटी डायमंड की जगह पे पूछेगी स्पेड, तो वहां होता है द लॉस्ट कार्ड बीइंग स्पेड, द लॉस्ट कार्ड बीइंग नॉन स्पेड। तो अभी से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो राधा 4 क्वेश्चन आप याद करो, 4 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से बेटर ही रहेगा कि आप सीधे सीधे लिखो ए बी सी डी। लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, लॉस्ट कार्ड बीइंग स्पेड, लॉस्ट कार्ड बीइंग क्लब, लॉस्ट कार्ड बीइंग कौन सा रह गया, डायमंड हो गया, हर्ट। ठीक है, ये 4 हमने डिवीजन बना दी। अब मुझे पता है कि डायमंड 13 होते हैं, स्पेड 13 है, क्लब 13 है, हॉट भी 13 है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी एक ही कार्ड खोया है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट विल बी 13 डिवाइड बाय 52। अब चाहो तो 1/4 लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, क्या इज अगेन 13 बाय 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 13 बाय 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 13 बाय 52। ओके, तो लॉस्ट एक तो कार्ड खो गया, खोया, हमने सारी प्रोबेबिलिटी बना ली। इस कॉलम का सम करोगे आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या आ रहा है। अब टोटल कार्ड बचे आपके 51। उन 51 में से 2 कार्ड आप निकाल लो, एंड दैट हैपन टू बी डायमंड। तो इफ आई कॉल ई एज 2 डायमंड कार्ड्स ड्रॉन, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ई बाय ए, प्रोबेबिलिटी ई बाय बी, प्रोबेबिलिटी ई बाय सी, प्रोबेबिलिटी ई बाय डी, राइट। एक कार्ड मेरा खो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, टोटल कार्ड बचे 51। इस स्टेज पर मेरा डायमंड कार्ड खोया था, तो डायमंड अपने हो गए 12। एक कार्ड खो गया था, टोटल हो गया 51। ठीक है, इस स्टेज में डायमंड कार्ड खोया था, तो 13 डायमंड कार्ड होते हैं, एक चला गया, कितने बचे 12। अब इन 12 में से मुझे 2 डायमंड कार्ड निकालने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 12 बाय 51, 11 बाय 50। फिर 2 कार्ड की प्रोबेबिलिटी ये दो कि पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 12 में से 51, एक एक कम कर दो, ऊपर आ जाएगा आपका 11 बाय 50। इस केस पे आते हैं, इस केस पे क्या हो रहा है, टोटल 51 है, डायमंड कितने हैं इस केस में, बी मतलब स्पेड, स्पेड खोया है ना, डायमंड तो नहीं खोया ना, डायमंड तो अभी भी 13 ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13 बाय 51 और 12 बाय 50। यही कहानी यहाँ पे भी सेम होगी, क्योंकि यहाँ तो डायमंड तो नहीं खोया ना, डायमंड तो ऊपर ही खोया बस। राइट, ये हमने सब निकाल लिया सारा इससे। दोबारा समझिए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ए बी सी डी, ए का मतलब लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड 13 बाय 52, लॉस्ट कार्ड बीइंग क्लब
13/52 पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे एक डायमंड कार्ड खो गया था, तो अगर डायमंड कार्ड खोया तो टोटल में से एक कम करना पड़ेगा और डायमंड में से भी एक कम करना पड़ेगा। तो टोटल कार्ड डायमंड के हो गए 12 आउट ऑफ कितने 51। अब यहाँ से दो कार्ड पिक करने हैं, तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/51, नेक्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी 11/50, एक एक कम कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा स्पेड खोया था, तो टोटल हो गया 51, लेकिन स्पेड खोया है ना, डायमंड तो नहीं खोया, डायमंड तो अभी भी 13 ही होंगे। तो दो कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 13/51, नेक्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/50। यही चीज मेरी बाकी दो में भी रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ पे डायमंड कार्ड तो नहीं खोया, यहाँ पे क्लब खोया, यहाँ पे हार्ट खोया। इन चारों से आपको ई मिल गया। बस, तो लेवल 1 पूरा हो गया, लेवल 2 पूरा हो गया। अब लेवल 3 पे आते हैं। लेवल 3 मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। तो यानी बेसिकली आपको अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी आपको यहाँ पे A/E करना है। अब जो मैं आपको बात समझा रहा था कि लंबे तरीके से हम क्यों कर रहे हैं, शॉर्टकट तरीके से नहीं कर रहे। अब अगर वो बोलते हैं इसी के अंदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग क्लब, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, क्लब, क्लब सी पे है, मुझे सी पे लिखना है। लॉस्ट कार्ड भी स्ट्रेट, इसकी निकाल दी है। लॉस्ट कार्ड भी हर्ट, इसकी निकाल दी। एक ही टेबल है, उससे 4 क्वेश्चन बन गए, चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कुछ भी आ जाए लास्ट में लिखा हुआ, क्या फर्क पड़ता है, राइट। अब इसका निकालते हैं, बिकॉज हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E, इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, काफी बड़ा फॉर्मूला होगा इसका वैसे। एंड द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of E/A divided by which will be now probability of A into probability E/A plus probability of B into probability E/B, probability of C into probability E/C plus probability of D into probability E/D। पूरा फॉर्मूला लिखा करो, फॉर्मूले के मार्क्स हैं, वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 13/52 into 12/51, 11/50 डिवाइडेड बाय, सबको अगेन है ना, दोबारा से 13, 12, 11, 52, 51, 50 प्लस। और आप टेबल को ध्यान से देखो ना, इस सारा डाटा सेम ही है, यानी अगर मैं एक को मल्टीप्लाई करूं तो इंटू 3 कर दूं, काम चल जाएगा। तो 3 इंटू 13/52, 13/51 इंटू 12/50, खत्म जी। बस अब कैलकुलेशन बची है। कैलकुलेशन इतनी सिंपल है, कुछ उसकी मतलब कोई बात ही नहीं कहने का उससे। एक खत्म हो गया, और काटते हैं चलो। 13 से 13 का कैंसिल हो गया, और 12 से 12 कैंसिल हो गया, बचा क्या 11/11 प्लस कितना 39, 11/50। लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। क्या आंसर ठीक आ रहा है वो भी देख लेते हैं। आंसर आई थिंक ठीक तो होना ही चाहिए, फिर भी क्या बिल्कुल ठीक है। 11/50 इज योर आंसर। सो दिस कंप्लीट योर अगेन क्वेश्चन मटेरियल। काफी बड़ा क्वेश्चन, देखो पूरा बोर्ड भर गया, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर बेस थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके।